देखिए, मैं मौजूद हूँ अंता में, और अंता के अंदर उपचुनाव जो है वो पूरे शबाब पे है। इस टाइम आप देख सकते हैं, ये भीड़ भी है। हमने आपको पहले भी दिखाया है अंता में चुनाव की स्थिति क्या है, और ये उपचुनाव जो है पूरे राजस्थान की धुरी बन चुका है। मेरे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने इस चुनाव को और रोचक बना दिया है और चर्चा का विषय बना दिया है पूरे राजस्थान के अंदर। सट्टा बाजार भी बहाव जो है वो रोज ऊपर नीचे करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अंता पूरी तरीके से फंसा हुआ चुनाव हो चुका है। नरेश जी, शुरुआत में सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने का तो आपका मन था, तो अंता क्यों? क्या सीट खाली हो गई इसलिए, या कोई और कारण? नहीं, सीट खाली हुई थी, और सीट जब खाली हुई है, मैंने लोगों से जब जाना पहचाना तो लोगों का मन था कि भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, और इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों के कहने पे आपने ये तय किया? बिल्कुल, लोगों से मैंने पूछा, मीटिंग ली, और उसके बाद ही मैंने तय किया है। आपको नहीं लगता अंता चुनाव में आपने निर्दलीय पर्चा भर के कईयों को असहज कर दिया है राजनीति में? देखिए, कौन क्या सोचता है, मैं इस बात का फ़र्क नहीं करता। मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस बात का फ़र्क पड़ता है। और मुझे अंता चुनाव में लड़ना था, चुनाव लड़ रहा हूँ, मजबूती से लड़ रहा हूँ। लोगों का जो जन समर्थन, जन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब नरेश का नहीं है चुनाव, ये यहाँ के अंता की जनता, और अंता के साथ साथ पूरी हाड़ौती की जनता, जो हाड़ौती में बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। हाड़ौती की जिस तरह की राजनीति हो गई, सारे राजनेता जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उससे निजात दिलाने के लिए जनता मेरे साथ खड़ी है। जनता को ये विश्वास और भरोसा है कि भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति ने जब मेरे पे विश्वास भरोसा किया है, तो जनता को लग रहा है कि ये लड़का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है और इन भ्रष्टाचारियों का इलाज कर सकता है। आप भरोसे की बात कर रहे हो, भरोसे की बात तो आपकी अशोक गहलोत ने भी कही है। लड़का अच्छा है, लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा धीरे चले। मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, 45 साल उम्र हो गई, टिकट मिल नहीं रहा, 3-4 बार टिकट मांग लिया। आगे भी कोई गारंटी नहीं कि टिकट पार्टी दे, क्योंकि कांग्रेस में जो इस तरह का सिस्टम है वो मैंने देख चुका। वहाँ केवल पैसे की राजनीति चलती है। और गहलोत साहब मेरे को कह रहे थे भाई आप धैर्य रखो, लेकिन उनके बेटे को 2 बार मौका मिल गया सांसद का चुनाव लड़ने का, और दोनों में क्या स्थिति रही वो आपके सामने। तो ठीक है। बड़ी सभा हुई है यहाँ पे अंता के अंदर, कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में सारे बड़े नेता मौजूद रहे, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। सचिन पायलट, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, वो भी उस सभा के अंदर मौजूद थे। उनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त भाषण हुआ है, और वो भाषण जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चाओं का विषय भी बना है। अब कांग्रेस के बारे में तो मैंने बात करना बंद कर दिया। हाँ, मामला प्रमोद जैन भाया का है। प्रमोद जैन भाया को गाँव में घुसने नहीं दे रही जनता। छोटे बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग नारे लगा रहे हैं, खाए रहे खाया खूब खाया, गली गली में शोर है, प्रमोद जैन भाया चोर है। इस तरह के महिलाएं गांव में भ्रष्टाचार को लेके गीत गा रही हैं, और चुनाव इस तरह का माहौल बन रहा है जिससे कोई मेला लग रहा हो। और प्रमोद जैन भाया पे सीधे रूप से इतने आक्रामक हो, निरंतर आप प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोपों का दौर चल रहा है, क्या कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया? सिर्फ यही एक कारण है? नहीं, कारण ये नहीं है। मुझे चिंता होती है जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, और मैं जब राजस्थान के बाकी क्षेत्रों को देखता हूँ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हमारा क्षेत्र 50 साल पिछड़ा हुआ है। हाड़ौती का क्षेत्र उस क्षेत्र से 50 साल पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, और जो यहाँ खेती है उस खेती के हाल भी बेदहाल है। पूरी फसलें चौपट हो गई, लेकिन फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता। खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए दुख होता है, और उसका जिम्मेदार मैं प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, प्रताप सिंह भी को मानता हूँ। पर यहाँ से देश का बड़ा नेतृत्व निकला है, बड़े बड़े नेता निकले हैं, फिर ये स्थिति क्यों है? आपने अभी 13 आपने मांगे बताई कि भाई मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं जीतता हूँ तो मैं पूरा करूँगा, और नहीं जीतता हूँ तो भी मैं लड़ूंगा इन चीज़ों के लिए। आपने यही कहा ना, यही स्टेटमेंट था आपका? बिल्कुल यही कि आचार संहिता खत्म होने के बाद जिस तरह से मैं छबड़ा में भी लड़ता हूँ, देवली उनियारा में लड़ता हूँ, राजस्थान में भी मैं जा के लड़ता हूँ, उसी तरह अगर आचार संहिता खत्म होने के बाद नरेश मीणा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके लिए सड़क पे भी लड़ेगा, और हाँ, एमएलए अगर बन जाता हूँ तो मैं विधानसभा में लड़ूंगा। आपने घोषणा पत्र में शामिल कर ली वो मांगे, पर आपने खुद ने भी इसको 2 बार जब पढ़ा होगा, तो आपको नहीं लगता ये लोगों की आवश्यकता ही है भाई, इसमें घोषणा पत्र क्यों होना चाहिए? देखिए, मूलभूत आवश्यकता की बात है। देखिए, हर पत्रकार, हर जनता ये जानना चाहती है कि मैं किस मामले में चुनाव लड़ रहा हूँ।
क्या मैं जनता को दूंगा अगर मैं बन जाऊंगा? तो आज आपके सामने घोषणा पत्र जारी किया है, हम इसी को अपील बनाकर नहीं, वो मैं मानता हूँ, और गांव में भी देंगे ये कि आपका भैया मैं, ये आपका घोषणा पत्र है, ये मैं भी मानता हूँ। मैं एमएलए बनता हूं तो ये आपको ये सारी चीज़ें तो मूलभूत आवश्यकता है, ये तो अब तक पूरी नहीं हो जानी चाहिए थी। अभी दुर्भाग्य है, लोग जागृत नहीं हैं। लोग ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं बार बार जो कुछ नहीं करते, जिन्होंने केवल अपना घर भरने का काम किया है। और यही तो कारण है, इसीलिए तो जनता मेरे साथ आ रही है कि भाई ये नया विकल्प आया है। अब तक विकल्प नहीं था यहाँ तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी थी। अब जब नया विकल्प उनको दिखा है तब जनता मेरे साथ खड़ी है, उनको लग रहा है कि ये परिवर्तन कर सकता है। चर्चा चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर कि नरेश मीणा जो है वो टीम बी की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वोट काट रहे हैं तो सिर्फ प्रमोद जन के फ़ायदा मिलेगा, तो मोर पाल सुमन। देखो ऐसा है, दोनों ही पार्टियों में कंपटीशन है दूसरे नंबर के लिए। अब जीतने के लिए नहीं, जीत तो पहला मतलब फाइनल हो गया, नरेश मीणा आगे निकल चुका है, दोनों पार्टियां कंपटीशन कर रही है। लेकिन अब तो हम मेहनत ये कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि इनके इतने कम वोट आए कि इनको एहसास हो जाए कि जनता के साथ कुठाराघात करने पर, जनता की अपेक्षाओं खरा नहीं उतरने पर जनता किस तरह से जवाब देती है। इसलिए उनका कुछ नहीं है, चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ इस अंतर विधानसभा में अब से पहले जो होता था, जब कैंडिडेट प्रचार करने जाता था तो वो घोड़ी के पैसे भिजवाता था, कांटे के पैसे भिजवाता था, फूल मालाएं खुद भिजवाता था स्वागत के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं अकेला गाड़ी लेके निकलता हूँ, हज़ारों लोगों का काफिला हो जाता है, और जिस गांव में जाता हूँ लोग फल फ्रूट से तोड़ रहे हैं, लोग मालाएं पहना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जनता चुनाव लड़ रही है, नरेश मीणा चुनाव नहीं लड़ रहा। वो तो आप पहले ही कह चुके थे आपके एक वीडियो में कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई है भैया, फाइनेंसर ही भाग गया है, तो फूल मालाओं का पैसा आपके पास कहाँ से आता? हाँ, तो वो जनता समझ रही है, इसलिए मुझे तो कोई अड़चन आ नहीं रही। मेरे लिए गाड़ियाँ जितनी चल रही हैं उनमें वो कहाँ से आ रही है, कौन चला रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये जनता ने ये मान लिया कि भाई इनको हटाना है, जो यहाँ पे बैठे हैं कुंडली मार के इनको हटाना है और नयापन लाना 2.5 साल के लिए। ये भी जनता ने तय किया है कि 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को एक बार आजमा के देखो कि ये किस तरह से काम करेगा। सचिन पायलट ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि एक सीट से ना सरकार जाएगी ना बचेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा सवाल भी ये है कि ये 13 मांगे आपकी घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं, जीतने के बाद में पूरी कैसे होंगी? क्योंकि ना तो आप सत्ता का हिस्सा होगे और ना आप विपक्ष का हिस्सा हो। जैसे पिपलौदी में जिस दिन नरेश मीणा ने अनशन पे बैठा था उस दिन 2 लाख रुपए बढ़ा दिए थे, उनको सरकारी नौकरी दे दी थी। जब जमुआ रामगढ़ में मैं वहाँ धरना देकर बैठा तो 25 लाख रुपए सरकार ने उनको मदद करी। तो जब ऐसा नहीं बिना एमएलए के हुआ है, तो जब एमएलए बन जाऊँगा, मैंने 2023 में भी पहले एक बार यहाँ धरना दिया था, कलेक्टर का घेराव किया था और किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाया था। अगर एमएलए बन जाऊँगा तो थोड़ी सी सड़क पर तो लड़ता ही हूँ, एक ताकत और मिल जाएगी विधानसभा में लड़ने की, और वो फिर पूरा करा के रहेंगे। पूर्वी राजस्थान पे कितना फ़र्क देखने को मिलेगा? नरेश मीणा ये चुनाव लड़ रहा है, समर्थन देखने को मिल रहा है, पूर्वी राजस्थान पे कितना फ़र्क पड़ेगा? पूर्वी राजस्थान से हज़ारों लोग मेरा प्रचार करने आ रहे हैं, मेरी मदद करने आ रहे हैं। मेरा तो पूरा कर्मस्थली पूर्वी राजस्थान रहा है, हाड़ौती मेरी जन्मस्थली है और कर्मस्थली मेरी पूर्वी राजस्थान रहा है। मेरा लगभग 20 साल मैंने पूर्वी राजस्थान में दिए हैं, तो असर तो जाएगा। कितना असर जाएगा? पूरा ही जाएगा जब यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तो। अब तीसरे मोर्चे की निरंतर रूप से बात करते हो, पर सवाल ये है कि तीसरा मोर्चा आपके साथ में नज़र क्यों नहीं आ रहा है? अब ये तो उनसे सवाल पूछो, मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, मेरी मदद करनी चाहिए सभी जो तीसरा मोर्चा चाहते हैं राजस्थान में, उनसे पूछो ये तो क्यों नहीं आते। इसका जवाब 14 तारीख को दूंगा। आपके जो विपक्ष वाले लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा इतना गुस्सेबाज आदमी है कि वो खुद का नुकसान चुनाव से पहले खुद ही कर लेगा। अब देखो, नुकसान हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, मेरे सामने कोई गलत होता तो मैं सहन नहीं कर सकता। आगे भी नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा ऐसा ही रहेगा? हाँ बिल्कुल। अगर कोई किसी बहन बेटी के साथ कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो क्या गुस्सा नहीं करूँ? कोई गड़बड़ करके शराब पीकर कोई नाटक नौटंकी करे, किसी गरीब को परेशान करे तो क्या गुस्सा नहीं करूँ? जब भी किसी गरीब के साथ कहीं गलत होगा, जब भी कोई दलित के साथ गलत होगा, जब भी किसी माँ बहन के साथ गलत होगा और नरेश मीणा वहाँ उपस्थित होगा तो नरेश मीणा गुस्सा करना जायज़ है और करेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। बिल्कुल। तो एक सवाल का जवाब आप और दे दो कि अंता में हर आदमी दावा कर रहा है अपनी अपनी जीत का कि इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने वोटों से जीत रहे हैं। नरेश मीणा किस तरफ जाती दिख रही है जीत? कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं 3-4 दिन पहले जब इंटरव्यू आता तब मैंने कहा था कि 80,000 मेरे आएंगे और 40,000 बीजेपी कांग्रेस के आएंगे। अब मेरे 1 लाख के ऊपर आएंगे। अब उनके कितने आएंगे? बचे हुए उनके आएंगे। ये 3 दिन में क्या फ़र्क है? लोगों का हर दिन हर घंटे लोगों का मन बदल मेरे पक्ष में आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ
पहले ज़्यादा परिचित नहीं था मेरा, लेकिन अब जैसे जैसे लोग चर्चाएं कर रहे हैं, मेरे पुराने कार्यकाल की चर्चाएं, मतलब पिछला जो दौर है उसकी सब बात कर रहे हैं, पिपलोदी की बातें जब लोग सुन रहे हैं कि ऐसे पिपलोदी में हादसा हुआ जिसमें बच्चों की ऐसे मदद की, जमुआ रामगढ़ में हादसा हुआ, छात्र राजनीति के दौरान जिस तरह से मैंने मदद की, उनकी जब चर्चा चल रही है, आज मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ, छोटे छोटे बच्चे इंकलाब का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने कहा, जो मैं कर रहा हूँ, वो एक एक बच्चे तक बात मेरी जा रही है, एक एक आदमी तक जा रही है। माता बहनें कह रही कि गाँव में चर्चा हो गई, कि नरेश मीणा गरीबों का लिए काम करता है, कमज़ोर लोगों के लिए काम करता है, और यही मैं चाहता था। हर जगह जय जवान जय किसान का नारा चलना हो गया। जहाँ बीजेपी कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की बातें करते हैं, एक दूसरे पे आक्षेप आरोप लगाते हैं, वहीं मैं जब प्रचार करने जा रहा हूँ, मेरी सभाओं में जय जवान जय किसान का नारा लगता है, महान पुरुषों के नारे लगते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, और यही लोगों तक जा गया है कि भाई नया लड़का आया, बदलाव चाहता है, बदलाव करेगा, और इसी भरोसे लोगों के मेरे प्रति विश्वास बढ़ रहा है। लोगों ने तो कभी ना कभी सब पे विश्वास किया है, लेकिन आप ही लोग आरोप लगाते हो कि लोग फिर एक हो जाते हैं अंदर खाने में। क्या नरेश मीणा, क्योंकि ऐसा अधिकतर देखा गया है कि गुस्से वाला जो आदमी है वो अंदर से भी वैसा ही होता है, क्योंकि वो अंदर कुछ रख ही नहीं पाता। हाँ। इसीलिए तो मैं भावनात्मक आदमी हूँ, इमोशनल आदमी हूँ मैं, और यही कारण मेरे को गुस्सा आता है। माफ तो नहीं कर दोगे बाकियों को? नहीं, सवाल ही नहीं। मिल तो नहीं जाओगे साथ? अगर मैं मिलता तो अभी मैं फॉर्म ले लेता और मेरी कीमत लगवा लेता तो 100 करोड़ देता प्रमोद जैन भाया। अगर मैं अभी ये कह देता कि भाई भाया जी मैं फॉर्म ले लूँगा, लेकिन उसको ये पता है, ये दो जो बैठे ना साथी, ये बगल में जो मेरे साथ में कमल राठौड़ बैठा है और मैं बैठा हूँ, उसको ये पता है कि 12 में ये दो आदमी नहीं बिकेंगे। पहले उसको भरत सिंह जी मिले, अब उसको पता है कमल राठौर नरेश मीणा टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम तो जान हथेली भी लेके घूम रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश प्रवक्ता निष्कासित हो गए, कृष्ण कुमार जानू, उनका एक बयान है, वो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की उदासीनता जो है अंता के अंदर नरेश को एक बड़ा फ़ायदा दे रही है, और ये आने वाले समय में नरेश के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। उनका आकलन एकदम सही है, उनका जो आकलन है वो एकदम सही है। उन्होंने यहाँ पे शायद सही उनके पास रिपोर्ट गई है, ये सत्यता है। निष्क्रियता क्यों नजर आ रही है दोनों पार्टियों की? आपने कुछ आकलन हुआ? निष्क्रियता ये आ रही है, जहाँ कार्यकर्ता बीजेपी के नाम पे बीजेपी को वोट देता है, कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस को वोट देता है, वो बेचारे पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, पार्टी के प्रति करते हुए निर्वाण करते हैं, लेकिन वो जिसको वोट देते हैं पार्टी के नाम पर, वही पार्टी को बेच के दूसरे से मिल जाता है। जहाँ प्रताप सिंह सिंघवी को बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, और प्रताप सिंह सिंघवी ने जिला प्रमुख के चुनाव में एक टिकट सीट है उसको दे दी, प्रमोद जैन भाया को और उसके घरवाले को जिला प्रमुख बना दिया। वहीं प्रमोद जैन भाया बिरला की और उनकी मदद करता है। अभी ये जो चुनाव है, मैं आपको ये विषय वो कह रहा हूँ, ये चुनाव मोरपाल सुमन प्रमोद जैन भाया नहीं लड़ रहे, ये चुनाव बिरला वसुंधरा जी लड़ रही है। वसुंधरा जी मोरपाल सुमन के साथ है और बिरला जी प्रमोद जैन भाया के साथ है। बिरला जी की टीमें यहाँ काम कर रही है भाया के साथ। एक मनोज शर्मा जी हैं सांगोद के, वो पार्टनर है हीरालाल जी नागर के, वो पार्टनर है बिरला की। इसका फैसला जो है वो 14 तारीख को आपके और हमारे सामने आएगा, पर ये तय है कि अंता में जो चुनाव है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और अंता में जो चुनाव है क्या रंग खिलाएगा ये आगे आने वाले समय में देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अंता से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।